नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। लेक्चर नंबर 7 रीजनल प्लानिंग पढ़ रहे हैं अपन, और इसमें हम नियोजन के जो प्रकार हमने पढ़ लिए थे, नियोजन के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने नियोजन के उपागम पढ़े थे, उपागम या अप्रोचेज जो है वो पढ़े थे, अप्रोचेज और उपागम। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो रीजनल प्लानिंग है उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ने रीजनल ज्योग्राफी में थिंकर्स भी पढ़े हुए हैं, तो उनको भी रिवाइज करना है आपको। और यहाँ हम प्रकार पढ़ेंगे। बेसिक बात यहाँ बताने की ये है कि एज सच अपन टाइप्स इसमें डिवाइड करना चाहें तो इसमें प्रकार अपन नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी एक प्रकार है वो पूर्ण रूप से नहीं है सही। जैसे उपयोगितावादी है तो उसमें भी अपन आगे जो देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है उसका भी उसमें थोड़ा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट एक अपन ने रूल बना दिया कि हाँ अगर हम यूटिलिटेरियन प्लानिंग कर रहे हैं या उपयोगितावादी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रादेशिक के आसपास से जो प्लानिंग है उसका कोई योगदान नहीं होगा। तो ये सभी जो भी घटनाएं हैं अंतर संबंधित है, हमें इनको एक समन्वित रूप में देखना है। जैसे यहाँ आज की क्लास में हम देखेंगे नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो पहले इसको ये अपने लिए इजी हो जाए थोड़ा समझने के लिए, इसलिए हमने इसको क्या किया है कि अलग अलग भागों में डिवाइड किया है ताकि हम इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो जान पाएं। यूटिलिटेरियन प्लानिंग देखते हैं सबसे पहले। इसका संबंध विशिष्ट लक्ष्य, तत्व या प्रयोजन से होता है। देखिए, प्रयोजन या उद्देश्य, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक उपयोग लेना है, हमें कोई एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया, एक तत्व ले लिया, या एक प्रयोजन का मतलब कार्य या उद्देश्य ही होता है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है जो कि स्थानीय स्तर पर हो सकता है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक के संदर्भ में भी हो सकता है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे जल आपूर्ति है तो ये स्थानीय स्तर का एक उपयोगी जो उद्देश्य है, स्थानीय उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवा हो गया, परिवहन ये भौतिक हो गया, आर्थिक भी हो गया। संचार सेवा आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। शिक्षा के साधनों की उपलब्धि ये सामाजिक है। गंदी बस्तियों की सुधार व प्रबंधन तो ये सामाजिक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लक्ष्य होगा, एक उद्देश्य होगा, उसी को लेकर फिर अपन प्लानिंग करेंगे। तो इस प्रकार के जो नियोजन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं कहाँ आती हैं कि ये प्रशासनिक सीमाओं को देखकर नहीं बनाए जाते। ये जो भौतिक सीमाएं हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं। भौतिक सीमाएं, अब देखिए आपको संचार लाइनें डालनी है तो ये तो है नहीं कि आप राजस्थान की बाउंड्री में ही डालो, तो इसको हो सकता है हरियाणा का भी कुछ रीजन आ जाए, यूपी का भी कुछ रीजन आ जाए। तो इस प्रकार से इन जो नियोजन होते हैं, यूटिलिटेरियन टाइप के जो नियोजन होते हैं, इनको प्रशासनिक सीमाओं का सामना करना पड़ता है, प्रशासनिक समस्याओं का। एक ये भी कारण है कि जैसे यहाँ कोई एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुए, यहाँ सत्ता परिवर्तन हो, तो इसकी सीमाएं जो है नियोजन की वो सीमाओं में भी परिवर्तन हो जाए। हो सकता है वो अपने जो लाभ का क्षेत्र है उसको भी शामिल कर लें। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं हैं ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो विवादित जो नियोजन है का प्रकार है वो कौन सा है। तो अपने यूटिलिटेरियन टाइप का जो है ये ज़्यादा विवादित रहता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य, इसमें केरला और पुडुचेरी का भी नाम आता है, बट उनका शेयर जो है वो कम है। केरल और पुडुचेरी का भी नाम आता है, तो ये भी अपन इसको डिटेल में देखेंगे। और अलमाटी जल बांध या लाल बहादुर, ये जो कृष्णा रिवर है उस पर बनाया गया, तो इसके बारे में भी देखेंगे। घटसाना विवाद में भी देखेंगे। तो ये मैंने इसमें सारी स्लाइड्स इंक्लूड करी हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कावेरी जल विवाद। कावेरी जल, ये कृष्णा बेसिन का मैप है। कावेरी जल विवाद में अपन देखें तो ये इसमें शेयर दिया गया है, वाटर का कितना शेयरिंग है। तो इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु का 419, कर्नाटका का 270, केरला और पुडुचेरी का बिल्कुल कम है। तो मेन जो डिस्प्यूट है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के मध्य है, और कर्नाटक जो है वो अधिक जल की मांग करता है, इस प्रकार से है। और ये ब्रिटिश भारत के समय से ही ये विवाद चला आ रहा है, और 2018 में इसका मेन जो पार्टिसिपेशन है या फिर जो शेयरिंग जो है उसका एक जो रीजनल उचित प्रकार से इसका फैसला आया 2018 में। तो ये देखते हैं अपन। कावेरी नदी कुर्ग पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग एक जिला है कर्नाटक में, कुर्ग जिला कर्नाटक। तो यहाँ से निकलती है ये, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी है और दक्षिण की गंगा कावेरी है, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड ही है। मेन अपने को ये विवाद से रिलेटेड यहाँ देखना है। तो ये विवादित क्षेत्र है कावेरी नदी का। कावेरी बेसिन का मैप दिखाया गया है, बे ऑफ बंगाल में जाती है कावेरी नदी, और कुर्ग जिले से निकलती है कर्नाटक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो ये मैप है रिलेटेड इससे। ये अपन को देखना है कि जो नियोजन का प्रकार है, यूटिलिटेरियन टाइप का जो नियोजन है वो देख रहे हैं अपन। इसके बाद अपन देखते हैं जो अपर कृष्णा रीजन है
कृष्णा नदी का बेसिन है उसमें अलमाटी बांध जो परियोजना है वो काफ़ी विवादित रही है। अलमाटी बांध यहाँ बनाए गए हैं, तो अलमाटी बांध से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ जो पुनर्वास की जो समस्या है उससे रिलेटेड समस्याएं हैं, पुनर्वास से रिलेटेड, और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हैं यहाँ, पर्यावरणीय समस्याएं, इस प्रकार का विवाद है ये। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार के नियोजन में अपन पढ़ रहे हैं, इनको अपन देख रहे हैं यूटिलिटेरियन टाइप के नियोजन में। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे अलमाटी बांध परियोजना के, ड्राउट कंट्रोल, सूखे को कंट्रोल करना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, सिंचाई, सूखा नियंत्रण और पेयजल उपलब्ध कराना और जल का अच्छी प्रकार से नियोजन करना, उचित नियोजन करना जल का। तो ये अलमाटी बांध परियोजना जो है उसके उद्देश्य थे। कावेरी नदी से रिलेटेड भी अपन ने देख लिया, कृष्णा बेसिन का मैप है, ये कावेरी बेसिन का मैप है और ये वर्ष भर बहने वाली नदी है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, दक्षिण गंगा कहा जाता है और इस पे शिव समुद्रम प्रपात भी बना है। दक्षिण की गंगा मैंने बता दिया, शिव समुद्रम प्रपात भी है। तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है नेट में, शिव समुद्रम प्रपात कहाँ है, प्रपात से मैच करने का क्वेश्चन आता है अपने, हर बार ही आता है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। और ये अलमाटी बांध की पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे, अलमाटी बांध, अलमाटी डैम की पिक्चर है ये। रिलेटेड आप भी कुछ देख सकते हो, इसमें गूगल पे सर्च कर सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध देख लिया अपन ने, इसमें विवाद किन किन के मध्य है, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विवाद है, ये अपने से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है घड़साना विवाद, ये इंदिरा गांधी नहर में जो जल आपूर्ति है उसको लेकर ये विवाद है, जल आपूर्ति को लेकर विवाद है। 2004 में हुआ था ये, वसुंधरा राज्य जो भाजपा सरकार थी उस समय हुआ था, भाजपा सरकार। और ये श्रीगंगानगर का एक जिला है, श्रीगंगानगर जिले का एक स्थान है, श्रीगंगानगर जिले में है ये स्थान, घड़साना, रावला मंडी और घड़साना ये। और इंदिरा गांधी नहर में जल आपूर्ति को लेकर है ये कि पर्याप्त जो पानी है वो नहीं छोड़ा जा रहा था, तो किसानों की जो रबी की फसल है वो खराब हो रही थी, तो उससे रिलेटेड है ये। पर्याप्त सिंचाई जल नहीं छोड़े जाने के कारण ये विवाद हुआ, तो यहाँ पर्याप्त सिंचाई जल नहीं होने के कारण ये विवाद हुआ था और किसान भी मारे गए थे इसमें, और काफ़ी चर्चित विवाद रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन उपयोगितावादी या उद्देश्यवाद के आधार पर अपन ने नियोजन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं खंड नियोजन या सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल या सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक खंड को लेकर, विशिष्ट खंड को लेकर एक अपन नियोजन करें। तो इसमें क्या हो सकता है, कृषि खंड हो सकता है, उद्योग हो सकता है, परिवहन, संचार, कोई भी एक खंड पर अपन ध्यान केंद्रित करें और फिर उसके आधार पर अपन उस खंड का, जैसे पर्टिकुलर जैसे उद्योग धंधों को विकसित करना और उद्योग से रिलेटेड फिर अपन उद्योग को स्वतंत्रता मानकर इसका एक नियोजन करना। बट ये क्या है कि थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है कि किसी एक ही खंड का नियोजन करना संभव है क्या, क्योंकि अगर हमें उद्योगों का नियोजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर संचार की सुविधाएं देनी पड़ेगी, परिवहन विकसित करना पड़ेगा और वहाँ बैंकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ेगी, बैंकिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये ऐसा संभव नहीं है, बट हम यहाँ समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो नियोजन है, नियोजन के प्रकार, ताकि हम नियोजन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कर पाए। तो इसमें खंड नियोजन में क्या होगा, विशिष्ट एक खंड पर ध्यान केंद्रित करना। अब इसके एग्जांपल क्या है, मोस्ट फेमस एग्जांपल है अपनी जो 5 ईयर प्लान्स है। 5 ईयर प्लान में सबसे फर्स्ट जो थी 1951 से 56 में, इसमें सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि खंडों को दी गई और इसी में दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है वो अपने को देखने को मिला। दामोदर घाटी परियोजना आई इसी टाइम। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो भी बना, भाखड़ा नांगल बांध। चंबल बेसिन, चंबल नदी से रिलेटेड भी एक परियोजना देखी गई। तो इस प्रकार से ये परियोजनाएं भी कृषि सेक्टर या फिर एक खंड को लेकर विकास के लिए हैं। और इसमें क्या है, कृषि से रिलेटेड फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो देखने को मिली थी अपने को। नेक्स्ट है द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में आई, तो इसमें औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए जो आरबीडी, अपन ने ट्रिक भी सुनी हुई है, काफ़ी फेमस है, आरबीडी जो उद्योग है वो लगाए गए। और 1956 में प्रथम उद्योग नीति, ताकि उद्योग में निवेश करना और उनको स्थापित करना आसान हो सके, इसके लिए प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई। और इसमें भिलई है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में है और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से उद्योग लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये डायरेक्ट है, आरबीडी ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन द्वितीय पंचवर्षीय योजना देख ली, अलमाटी बांध परियोजना के उद्देश्य देख लिए, कावेरी रिवर प्लान भी देख लिया अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं अपन व्यापक नियोजन। तीसरा नियोजन है व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन में व्यापक का मतलब क्या होता है, समग्र एक नियोजन करना, एक क्रिया से रिलेटेड सभी चीजें जो है एक जैसे कृषि हो गया तो कृषि से रिलेटेड अपन सभी पहलुओं का विकास करें तो वो क्या हो जाएगा, व्यापक। व्यापक का मतलब होता है समग्र रूप से सभी तत्वों को एक समन्वित रूप से अगर अपन नियोजन करें तो वो क्या हो जाएगा, व्यापक नियोजन या कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग।
इस शब्द का उपयोग किसी एक क्रिया से संबंधित सभी पहलुओं व तत्वों के समन्वित नियोजन हेतु किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो ऊर्जा आपूर्ति। ऊर्जा आपूर्ति में क्या होगा कि जैसे एक कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने वाली एक कंपनी है, तो वो क्या करेगी, ऊर्जा का उत्पादन करेगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और फिर जो प्रति यूनिट आपूर्ति है उसका भी सुनिश्चित करेगी और उत्पादन और व्यय जो है उससे रिलेटेड भी वर्क करेगी। तो ये हमने क्या देख लिया, व्यापक नियोजन का मतलब होता है कि ऊर्जा में अगर हमें निवेश करना है या ऊर्जा में अपन को प्लानिंग करनी है तो उससे रिलेटेड जो अन्य जो फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया और पर यूनिट जो अवेलेबिलिटी है वो सुनिश्चित करनी, तो अवेलेबिलिटी हो गई, उस पर उसका व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन सभी जो घटक हैं इसके, इन सभी का अपने को उसी समय एक योजना बनानी पड़ेगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन का मतलब समझ गए होंगे आप, किसी एक पहलू को लेकर उसके सभी तत्वों का समन्वित रूप से विकास करना। और इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि ग्लोबल वायु परिवहन नियोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमें वैश्विक स्तर पर वायु परिवहन का नियोजन करना है, एयर ट्रांसपोर्ट का या एयर नेटवर्क का नियोजन करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या पहलू आ जाएंगे इसमें, कि वायुयान का डिजाइन तैयार करना, विश्व स्तर पर उड़ानों के चालन हेतु संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम भी अपने को तैयार करना पड़ेगा, आरक्षण और टिकट बुकिंग है उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षा के जो नियम हैं, आपदा प्रबंधन के जो नियम हैं उनका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हवाई अड्डों का निर्माण और हवाई अड्डों की डिज़ाइन तैयार करना, आकस्मिक दुर्घटनाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करना इत्यादि इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमें एक तत्व को लेकर उसके सभी घटकों का नियोजन जो है वो करना पड़ेगा। इससे पहले वाले में अपन एक खंड का कर रहे थे, पर्टिकुलर कृषि का कर रहे हैं, तो सिर्फ कृषि पे ही ध्यान देंगे, उर्वरक जो है वो उपलब्ध कराएंगे, जो भूमि नियोजन है उसको भी अपन उसमें लागू करेंगे, रूल एंड रेगुलेशन है जो लैंड यूज के, तो उनको अपन उसमें अप्लाई करेंगे। इस प्रकार का था और ये वाला है समग्र रूप का एक नियोजन कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट है लघु एवं दीर्घकालिक नियोजन। हम सभी जो नियोजन पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम्पल देख लें ताकि अपने जल्दी से समझ में आ जाए चीज़ें। लघु एवं दीर्घकालिक का पता ही चल रहा है, काल से संबंधित है, समय से संबंधित है, तो ये समय से संबंधित होता है। और जो कम समय के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं या कम समय के लिए जो प्लानिंग तैयार करी जाती है तो उनको लघुकालिक बोलेंगे। लघुकालिक के एग्जाम्पल देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चालू किया गया था। इससे पहले 2009 में ये अभियान आया था तो वो फेल हो गया था, इस कारण इसको लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान को। ये राजघाट नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया था और इसकी फेज फर्स्ट जो है वो अक्टूबर 2009 तक कंप्लीट हो गई है और अभी जो इसकी चली है वो फेज सेकंड चल रही है और ये ग्रामीण और शहरी दोनों भागों में चालू है। ग्रामीण और शहरी दोनों भागों में ये वर्क कर रहा है। तो इससे रिलेटेड अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से वो देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2009 में, इससे पहले भी ये अभियान था। तो इसमें देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, SBM भी बोलते हैं इसको और इसका इंग्लिश अलग है और हिंदी में है ये स्वच्छ भारत अभियान। और क्लीन इंडिया मिशन इसका इंग्लिश है, क्लीन इंडिया मिशन। SBM इसके शॉर्ट एब्रिवेशन है इसका। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये संचालित किया गया और ये खुले में शौच को मुक्त कराने के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए। तो इसका मेन मोटिव क्या है, खुले में शौच से मुक्त कराना भारत को। और ये निर्मल भारत अभियान का ही जो बोल सकते हैं अपन, इसके निर्मल भारत अभियान था इससे पहले, उसी को स्वच्छ भारत अभियान कहा गया है। निर्मल भारत अभियान 2009 में था और ये 2014 से शुरू किया गया और इसका सेकंड फेज जो है वो 2021 से 2025 तक चलेगा। इससे रिलेटेड अपन और देखते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को ये स्टार्ट किया गया था। 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की उस अवसर पर। और इसमें क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है UNO द्वारा डिसाइड किए गए, उसमें ये 6 वाला जो है उसको फॉलो करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक बनाए गए, अपन ने पहले भी देखा था। 17 है ये, 17 गोल है, 169 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या उद्देश्य हैं, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इससे पहले भी अपन ने देखा था जो शहरी बस्तियों से रिलेटेड है, SDG 11 देखा था। तो इसी प्रकार से अपन सभी जो SDG हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। सेटलमेंट में देखा था अपन ने और बस्तियों के सुधार से रिलेटेड है SDG 11। अब देखिए इसमें राजघाट से ये शुरू किया गया था और इसमें शहरी जो कई मिलियन इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और इसमें स्टूडेंट्स और काफ़ी पूरी कंट्री से जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए एक ये भी पूछा जा सकता है, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, ये जो मोदी जी उन्होंने बोला था, ये जो थीम लाइन है चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में चंपारण स्थान से महात्मा गांधी ने शुरू किया था सत्याग्रह, उससे ये प्रेरित है। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, ये PM मोदी ने बोला है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चंपारण बिहार सत्याग्रह से प्रेरित है ये, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह मोदी जी ने बोला है, ये टैगलाइन है इसकी। और इसका स्लोगन देखते हैं अपन इस, और ये एक इससे इम्पोर्टेंट जरूर बात ये भी है कि ये शहरी और ग्रामीण दोनों भागों में संचालित किया जाता है।
SBM ग्रामीण जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, फाइनेंस करता है। और जो SBM अर्बन है, शहरी है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये इसको संचालित करता है, फाइनेंसिंग करता है। तो इसका स्लोगन क्या है? वन स्टेप टूवर्ड क्लीननेस, और कंट्री है इंडिया। तो ये अपन ने स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड सारी बातें देख ली है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट खत्म कर सकती थी, बट मैंने आपके 2 मिनट लिए हैं, तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन जाए अपने को आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। स्वच्छ भारत अभियान देख लिया अपन ने। इसके बाद अपन 3 जो नियोजन है वो अपन ने देख लिया। चौथा नियोजन अपना चल रहा था दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो योजनाएं हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। इसमें स्वच्छ भारत अभियान को देख लिया अपन ने। लघु और दीर्घकालीन में दीर्घकालीन का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। दीर्घकालीन नियोजन जो लंबे समय तक चले और उसका जो नियोजन है उसको एक समय की अवधि के आधार पर देखें तो काफ़ी समय से चला आ रहा हो जैसा नियोजन। तो इसमें क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है अपन देख रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसी समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये अपना भारत देश है, ये इस प्रकार का पहला देश है, इस प्रकार के कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला प्रथम देश है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो कौन से देश से शुरुआत की गई? तो भारत से है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, उसी से ये शुरू है अपना परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसके उद्देश्य देखेंगे अपन। साक्षरता अभियान क्या है? इसका मतलब है कि 18 से 35 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति है वो निरक्षर नहीं रहे, तो ये साक्षर अभियान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1982 से शुरुआत है इसकी। साक्षरता अभियान, साक्षरता मिशन, इस प्रकार से कई नाम है। इसको भी देखते हैं अपन। इसमें है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है और परिवार नियोजन में किन किन घटकों को शामिल किया जाता है वो देखते हैं अपन। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। ऐतिहासिक शुरुआत के बाद से परिवार नियोजन कार्यक्रमों में नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार परिवर्तन किया गया है। 1952 के बाद से अभी तक 2021 चल रहा है, यहाँ इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जनसंख्या स्थिरीकरण करना। जनसंख्या स्थिरीकरण इसका मेन उद्देश्य है, स्थिरीकरण। और मातृ शिशु बाल मृत्यु दर एवं रोग दर को कम करना भी इसका उद्देश्य है। प्रजनन स्वास्थ्य को ये बढ़ाता है। और इसमें जैसे गर्भ निरोध के उपाय हैं, हम दो हमारे दो, इस प्रकार से काफ़ी सारे इसके स्लोगन हैं। और राष्ट्रीय परिवार नियोजन का कार्यक्रम क्या है? जनसंख्या को कम करना, बेसिकली जनसंख्या को कम करना और मातृ जो स्वास्थ्य है उसको सुधारना, मातृ स्वास्थ्य सुधारना, जो प्रजनन दर है उसको भी कम करना, बाल मृत्यु दर और रोग को भी कम करना, बच्चों में जो रोग हैं उनको कम करना। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अपन ने उद्देश्य भी देख लिए और ये 1952 में शुरू किया गया था और अभी तक इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अपन टीकाकरण अभियान भी देखते हैं। टीकाकरण अभियान और नसबंदी ऑपरेशंस वगैरह जो शुरू किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो ये सभी राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हैं, ताकि एक स्वास्थ्य जनसंख्या बढ़ने से अगर रुकेगी तो कम जनसंख्या होगी तो उनके लिए क्या है, संसाधन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। अब देखते हैं अपन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का नियोजन। इसमें क्या होगा कि जो संगठन है उसकी प्रकृति कैसे है। अगर वो पब्लिक सेक्टर का कुछ होगा तो उसमें क्या होगा, पब्लिक की भलाई के लिए होगा, तो उसमें जो निजी हित है उसको कम ध्यान में रखा जाएगा। संगठनात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर 2 भाग है, सार्वजनिक और निजी। अब इसमें सार्वजनिक में क्या होगा कि निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें सीमित होगी, आर्थिक लाभांश है उस पर कम ध्यान दिया जाएगा। जनजीवन की भलाई निर्देशक सिद्धांत है इसका सिद्धांत क्या है, जनजीवन की भलाई और समाज के पिछड़े वर्गों का विकास सर्वोपरि रहता है। ऐसी प्रक्रिया भूतपूर्व समाजवादी देशों तथा विकासशील देशों में अधिक प्रचलित है। तो ये समाजवादी देश हैं उनमें ये ज़्यादा प्रचलित है, विकासशील देशों में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थितियाँ खराब हैं, गरीबी है यहाँ पर, स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं वो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर बहुत ही वर्स्ट टाइप की है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ क्या है, विकासशील देश हैं उनमें ये जो नियोजन है सार्वजनिक प्रकार का नियोजन है, पब्लिक सेक्टर में नियोजन है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि अगर इनकी व्यवस्था निजी क्षेत्र के हाथों में चली जाएगी तो वो तो सिर्फ अपनी भलाई देखेंगे, अपना आर्थिक हित है उसी को सर्वोपरि रखेंगे, तो जो पब्लिक है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसके हितों की बात नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आर्थिक लाभांश पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जनहित को उपेक्षा की जाती है जनहित की। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक निजी क्षेत्र को अपन जो अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन सौंप दें निजी क्षेत्र को, तो हो सकता है कि 24 आवर्स अपने को बिजली मिल जाए, पर उसकी जो कीमत है, उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या है कि हाँ सुनिश्चित कर देंगे, बट उसकी जो कीमत है वो एक नॉर्मल या कॉमन मैन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी इनकी कम होती है, अफोर्डेबल नहीं होते ये निजी क्षेत्र के भी जो नियोजन है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्थानिक नियोजन या स्पेशल नियोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियोजन का टाइप है और अब जो सभी प्रकार के नियोजन है वो इसी में समन्वित होते हैं। इस शब्द का प्रयोग
नियोजन प्रक्रिया द्वारा स्थानिक पुनर्गठन की क्रिया के लिए किया जाता है। स्थानिक स्पेस से रिलेटेड है ये, यह अन्य सभी प्रकारों से उत्तम है। क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक क्रिया स्थान से जुड़ी है, अतः स्थान ही प्रत्येक प्रकार के विकास को संगठित करता है और नियोजन में विशेष महत्व रखता है। स्थान से रिलेटेड होगा, कोई भी नियोजन होगा वो, तो कोई भी नियोजन देखें अपन, चाहे उपयोगितावादी देखें, सेक्टर देखें, तो उसमें स्थान तो बेसिक कंसेप्ट है, तो ये सभी में समन्वित होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसमें नगर नियोजन को लिया गया है। नगर नियोजन का मतलब है कि एक नगर है, उसका अपन केंद्र में रखकर नियोजन करें, नगर को केंद्र में मानकर नियोजन करें। जैसे उसका CBD डेवलप कर दिया, उसमें ट्रांसपोर्ट है वो अपन ने डेवलप कर दिया, ट्रांसपोर्ट डेवलप कर दिया, संचार है उसको डेवलप कर दिया। ग्रामीण नियोजन में क्या है कि अपन ने वहाँ पर सामुदायिक सेवाएं जो है उनको बढ़ावा दिया, सामुदायिक सेवाएं, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करा दी, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करा दी, पेयजल इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करा दी। तो इस प्रकार से ग्रामीण नियोजन, ग्राम जो एक है वो केंद्र में है नियोजन के। क्षेत्रीय नियोजन में क्या हो जाएगा, संपूर्ण जो क्षेत्र है उसका नियोजन करना, चाहे वो नगर हो चाहे वो ग्रामीण हो, पूरा जो क्षेत्र है उसको नियोजन करना क्षेत्रीय नियोजन में आ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रीय नियोजन व प्रादेशिक नियोजन में क्या अंतर है, तो इनमें अंतर इनके लक्षणों के आधार पर है, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर है। एक प्रदेश है उसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, क्योंकि प्रदेश एक समांगी क्षेत्र है। प्रदेश एक समांगी क्षेत्र है या समरूप क्षेत्र है, समांगी या समरूप क्षेत्र है जहाँ विशिष्टताएं जो है, प्रदेश को हम किसी अन्य क्षेत्र से बाउंड्री से अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विशिष्टता पाई जाएगी। प्रदेश और क्षेत्र से कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रदेश में क्षेत्र समाहित है, लेकिन क्षेत्र में प्रदेश समाहित नहीं है, तो ये एक वाइड टर्म है और ये एक कॉमन टर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉमन टर्म है, ये एक वाइड टर्म है, ये जरूर आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, जैसे एक प्रदेश में समन्वित या एक जैसे लक्षण होते हैं जिन्हें प्रादेशिक नियोजन का आधार माना जाता है। जैसे एक क्षेत्र लिया अपन ने, जैसे प्राकृतिक क्षेत्र का ही उदाहरण ले लेते हैं अपन, प्राकृतिक क्षेत्र है एक, तो उसमें प्राकृतिक क्षेत्र का उदाहरण ले लिया अपन ने, छोटा नागपुर पठार एक प्राकृतिक क्षेत्र है। अब इसमें अपन को नियोजन करना है, तो इसमें हम खनिज संसाधन के आधार पर इसका नियोजन कर सकते हैं। तो ये खनिज का एक प्रदेश हो गया, खनिज प्रदेश हो गया, ये खनन प्रदेश हो गया अपना। तो इस प्रकार से प्रदेश में क्षेत्र समाहित है, लेकिन क्षेत्र में प्रदेश समाहित नहीं है, क्योंकि चित्र की किसी एक विशिष्टता को लेकर, एक स्पेशल जो भी विशेषता है उसको लेकर अपन उसका विकास करेंगे तो वो एक प्रदेश होगा, क्योंकि प्रदेश में समानता होगी, यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी प्रदेश में। तो ये आपने क्षेत्र और प्रदेश में अंतर है वो समझ लिया। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल देखे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। इसके अलावा जो प्रादेशिक नियोजन है उसके सिद्धांत देखते हैं अपन। सिद्धांत एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इसमें थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बने तो अपने इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा और आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको इंक्लूड कर रही हूँ। सिद्धांत देखते हैं अपन। कोई भी अगर अपन वर्क करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो यहाँ प्रिंसिपल देखते हैं अपन। प्रादेशिक नियोजन का विषय अपनी कार्यविधि एवं कार्यान्वयन दोनों में ही कुछ प्रमुख सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। विषय अपनी कार्यविधि, इसका जो प्रोसीजर है वो, और उसका प्रोसीजर को एक्टिवेट करने का है, दोनों में ही कुछ न कुछ सिद्धांत होंगे। तो इसमें क्या है कि मानव आधिपत्य के क्षेत्रों में निवास्यता तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित 7 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करे। अब इन्होंने क्या बोला कि मानव किसी क्षेत्र पर अधिकार तो कर सकता है, बट उसमें रहना, वहाँ के संसाधनों को विकसित करना तभी संभव है जब हम नियोजन के प्रमुख जो 7 सिद्धांत हैं उनका पालन करें। तो इसमें 7 सिद्धांत दिखते हैं। इसमें फर्स्ट है स्थानिक परिघटनाओं में ऊर्ध्वाधर एकता। अब स्थानिक परिघटनाओं में ऊर्ध्वाधर एकता को अपन एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक क्षेत्र है, एक समुद्र है, एक बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन हो गया, जैसे मान लीजिए पैसिफिक ओशन, तो इसका बहुत कम पार्ट है जो अपन जान पाए हैं, बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो अननोन है अभी तक। इसका कुछ जो भाग है, जैसे अपन ने जो जापान तट है उसका अपन ने थोड़ा डिस्कवर कर लिया, तो जापान तट का एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो जापान की पॉपुलेशन है, और यहाँ ह्यूमन कैसे रहेंगे, जापान की पॉपुलेशन रहेगी, ह्यूमन का पोर्शन आ गया। अब जो व्यक्ति है यहाँ क्या करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे यहाँ पर। तो एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, मत्स्य पालन करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो एकता पाई जाएगी इसको अपन क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर एकता का सिद्धांत। क्षैतिज एकता का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक लोकल लेवल पर अपन नियोजन करते हैं या लोकल लेवल पर किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु का या विषय का लोकल लेवल, फिर उसके बाद अपन उसका स्टेट लेवल पर अध्ययन करें, स्टेट लेवल पे फिर हम उसका नेशनल लेवल पे अध्ययन करें, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर अध्ययन करें। तो ये क्या है, ये है क्षैतिज एकता और ये है ऊर्ध्वाधर एकता। तो दोनों आपको समझ में आ गई हो, क्षैतिज स्थानिक एकता और ऊर्ध्वाधर एकता का सिद्धांत दोनों मैंने समझाया यहाँ पे। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी अपन देखते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है इसमें कि ये एक रियल स्पेस बताया है इसमें कि लिथोस्फीयर
लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बोथ अननोन एंड अननोन। तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का कुछ ऐसा भाग है जो अपने लिए नोन है, बाकी मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो अननोन है। तो इसमें नोन और अननोन दोनों आ गए। ये है रियल फिजिकल स्पेस। इसके बाद क्या है, इसके बाद परसीव्ड फिजिकल स्पेस जो अपने लिए नोन है। तो ये वाला जो स्पेस है ये अपने लिए क्या है, नोन है। परसीव्ड स्पेस है ये नोन हो गया। अब इसमें से भी कुछ भाग ऐसा है जिसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो होती है। तो इसमें क्या हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए ये उपयोगी है स्थान। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी जो ह्यूमन है वो सारे कार्य आर्थिक गतिविधियों के लिए तो नहीं करता, सामाजिक गतिविधियां होती है, उसकी कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। तो इसमें से भी कुछ स्पेस कम हो गया और जो बचा अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस हो गया ये, जहाँ ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसको अपन ने समझ लिया था प्रशांत महासागर के एग्जाम्पल से। तो इसको फिर देख लीजिए आप, इकोनॉमिक फिनोमिना हो गए ये सारे, ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हो गई, और ये ह्यूमन के बाद हो गया परसिव्ड फिजिकल स्पेस है वो हो गया, और ये रियल फिजिकल स्पेस हो गया। तो इसको अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में भी इसका ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सबसे पहले एक रीजनल स्पेस दिया गया है। ये जो स्पेस है इसको क्या बोला इसने, रीजनल स्पेस बोला है। स्थानिक या क्षेत्रीय बोल सकते हैं अपन इसको, क्षेत्रीय हो गया। इसके बाद ये जो बाहर का क्षेत्र है ये है नेशनल स्पेस या राष्ट्रीय प्रदेश बोल सकते हैं अपन, या राष्ट्रीय क्षेत्र बोल सकते हैं। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस, अंतर्राष्ट्रीय। इसमें जो भी घटनाएं हैं इसमें भी सभी तत्व एक दूसरे से जुड़कर इसको बनाते हैं, और फिर कई प्रकार के जो क्षेत्रीय घटनाएं मिलकर एक राष्ट्रीय स्पेस है उसको प्रोड्यूस करती है। और इसी प्रकार से कई सारे राष्ट्रों को मिलाकर अपन उनका एक अध्ययन करें या एक सिस्टम बनाए तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस हो गया। तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटनाओं में समानता है, ये अपन ने देखी, अपन इसमें सिद्धांत में पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है स्थानिक व सामयिक एकत्व का सिद्धांत। स्थानिक व सामयिक एकत्व के सिद्धांत का क्या मतलब है कि जैसे अपन को आज से 200 साल पहले का कोई स्टडी करनी, किसी भी विषय पर अपन को स्टडी करनी है, तो उस समय का जो क्षेत्र कैसा होगा, वहाँ का नियोजन कैसा होगा, उस हिसाब से अध्ययन करना। और आज अगर हम 2021 की बात करें तो उस हिसाब से अपन को स्थान और समय को साथ में लेकर अपन को अध्ययन करना होगा। स्थान और समय, ऐसा एक स्टेटमेंट भी है। समय और स्थान की जोड़ी अविच्छिन्न है, तो वो भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में किसका है। नेक्स्ट है व्यापक विकास का सिद्धांत। तो इसको भी हमने देखा था। व्यापक का मतलब होता है समग्र रूप से, कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट। कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी जो क्षेत्र हैं, अगर हम उद्योग का नियोजन करना चाहें तो उससे कृषि व्यवस्था है वो भी जरूरी होगी, क्योंकि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होगा वो कृषि से प्राप्त होगा। इसके बाद अपन को ट्रांसपोर्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो एक खंड का नियोजन है वो संभव नहीं है, हमें एक समग्र योजना बनानी होगी। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास। अब देखिए, अगर हम नियोजन कर ही रहे हैं तो वहाँ रहने वाले समाज जो है या समुदाय है उसके विकास के लिए कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है कि केवल आर्थिक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए विकास नहीं होगा, सामुदायिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो नियोजन है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक वांछनीयता। सामाजिक वांछनीयता एवं आर्थिक व्यवहारवाद के मध्य संतुलन बनाए रखना। अब देखिए, कोई योजना है वो बहुत ज़्यादा समाज की भलाई के लिए हो सकती है, बट उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है उसका कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट इम्प्लीमेंट करना उसको पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, वो व्यवहारिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें समाज की भलाई और जो एक आर्थिक फैक्टर जो है दोनों का बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। कोई भी योजना है वो, जैसे NCR का जो प्लान है वो 40 साल से भी ज़्यादा समय से चलता आ रहा है, 40 ईयर से भी ज़्यादा है, और उसकी जो भी उसके जो रिजल्ट हैं वो देखने को नहीं आ रहे हैं। तो इसकी जो गणना है या इसकी जो गिनती है वो एक फेलियर नियोजन के रूप में की जाती है। तो सभी प्रकार के अपन बहुत सारे नियोजन देखेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी सफल ही हों, क्योंकि इनमें एक तो समय का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि काफ़ी अगर लंबा समय लग जाता है तो जो उद्देश्य हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे किसी एक क्षेत्र का नियोजन होता है तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है कि उनका रहन सहन का स्तर है वो बढ़ जाएगा, उनको बेहतर सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार से जो भी नियोजन है उससे रिलेटेड सभी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। और दामोदर वैली जो अपना दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो भी आंशिक सफल, इसका जो उद्देश्य है वो आंशिक सफलता इसको मिली है, और NCR एक फेलियर के रूप में माना जाता है। और टेनेसी वैली का अपन ने विश्व स्तर पर सबसे मोस्ट जो फेमस है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई थी वो टेनेसी वैली का एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था पिछले वाले लेक्चर में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत, कि अगर हम कोई भी प्रकार का नियोजन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल होना चाहिए, अपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं करे, सस्टेनेबल होना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी जो संसाधन है उनका संरक्षण किया जा सके, तो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत। तो ये 7 सिद्धांत हैं नियोजन के सिद्धांत। ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, स्थानिक व सामयिक एकत्व का सिद्धांत, व्यापक विकास का सिद्धांत, सामुदायिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक और आर्थिक व्यवहारवाद के मध्य संतुलन और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत। तो ये सब अपन ने देख लिया इसमें।
इसके बाद अपन नियोजन के और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका मतलब है कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस हैं अपने वो छूटे नहीं। एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी 150 के अराउंड क्वेश्चंस है वो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ में जो कल्चरल ज्योग्राफी अपन ने डिस्कस करी थी वो सारी क्वेश्चन आंसर वाले मेथड पे मैंने डिस्कस करी थी, तो उससे ये बेटर है काफ़ी कि मैं सारी एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूँ। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक अदर प्लेटफॉर्म है, अभी हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अदर प्लेटफॉर्म है उसका मैं बता दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप अपनी तैयारी को अगर ऑब्जेक्टिव के थ्रू देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, तो ये आपको क्वेश्चन है वो जल्दी ही हम प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।